हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे लाडलो केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर 7 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और उसका हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है और उस टॉपिक का नाम है आर्यनीय सिद्धांत एवं सक्रियण ऊर्जा। कि आर्यनीय सिद्धांत क्या होता है और सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। आर्यनियस ने एक समीकरण दिया जिसका नाम दे दिया आर्यनियस समीकरण। वो समीकरण क्या है? वो समीकरण होता है मेरे लाडलो के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये एक समीकरण दिया था आर्यनियस ने और इसी समीकरण का नाम दे दिया आर्यनियस समीकरण। इसे कहा जाता है आर्यनियस समीकरण। ठीक है, ये सिद्धांत था आर्यनियस का। तो आर्यनियस ने एक समीकरण दिया और वो समीकरण क्या था? के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहां डिस्कस करते हैं एक एक के बारे में। के क्या है, ए क्या है। के बराबर आप सभी जानते हो, ये होता है वेग स्थिरांक। ये होता है वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक। ए क्या होता है? एक कांस्टेंट राशि होती है। ए एक कांस्टेंट राशि होती है और इसे हम बोलते हैं आवर्ती गुणांक। आवर्ती गुणांक, या हम इसे कह सकते हैं आर्यनियस गुणांक। आर्यनियस गुणांक, या हम इसे कह सकते हैं पूर्व चरघातांकी गुणांक। या हम इसे कह सकते हैं पूर्व चरघातांकी गुणांक। ये इसी के नाम है, ए का नाम है ये। कि भाई इसे आवर्ती गुणांक भी कह सकते हैं, आर्यनियस गुणांक कह सकते हैं, पूर्व चरघातांकी गुणांक भी कह सकते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है ई ए। ये ई होती है मेरे लाडलो सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। इसे कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। इसे कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा और इसे लिया जाता है जूल मोल इनवर्स में। सक्रियण ऊर्जा की जो माप की जाती है वो जूल मोल इनवर्स या जूल पर मोल में की जाती है। आगे हमारा है आर, और आर होता है गैस नियतांक है। आर होता है गैस नियतांक। गैस नियतांक और इसका मान होता है 8.314। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में इसे लिया जाता है। अब क्या बचा? हमारा टी बचा, और टी होता है मेरे लाडलो परम ताप, और परम ताप को लिया जाता है केल्विन। तो आर्यनियस ने एक समीकरण दिया जिसका नाम आर्यनियस समीकरण हो गया, और वो समीकरण है के बराबर ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां के होता है वेग स्थिरांक होता है। ए को बोलते हैं आवर्ती गुणांक भी कह सकते हैं, आर्यनियस गुणांक भी कह सकते हैं, पूर्व चरघातांकी गुणांक भी कह सकते हैं। ये होती है सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका माप किया जाता है जूल मोल इनवर्स में। गैस का नियतांक होता है आर, जिसे लिया जाता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस आर गैस नियतांक के अनेक मान हो सकते हैं भी। ठीक है, और ये आर, ये टी होता है, टी हमारा होता है परमताप, जिसे हम लेते हैं केल्विन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, कि हम किस प्रकार से इस आर्यनियस समीकरण की मदद से हम सक्रियण ऊर्जा की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम बताएंगे आपको कि इस आर्यनियस समीकरण की मदद से हमें सक्रियण ऊर्जा की गणना करनी है। अब सक्रियण ऊर्जा की गणना करने के दो तरीके हैं हमारे पास, कि भाई आर्यनियस समीकरण से सक्रियण ऊर्जा की गणना करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहले तरीके के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला तरीका है ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि, कि ग्राफीय विधि से हम इसमें क्या करेंगे, हम कि
आरएनए समीकरण लेंगे और आरएनए समीकरण की मदद से हमें क्या निकालनी है, संकीर्ण ऊर्जा के बारे में जानकारी लेनी है। तो देखो हमारी आरएनए समीकरण क्या होती है, अभी हमने बताया था K बराबर A इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या होता है मेरे लाडलो, ये होता है आरएनए समीकरण। अब क्या करना है इस समीकरण में, हमें दोनों तरफ ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे। दोनों तरफ एंटी लॉग लेने पर, दोनों तरफ एंटी लॉग, इस एंटी लॉग को आप प्राकृतिक लघुगणक भी नाम दे सकते हो, इस एंटी लॉग को आप प्राकृतिक लघुगणक भी कहा जाता है। तो दोनों तरफ प्राकृतिक लघुगणक लेने पर ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मेरे को दोनों तरफ प्राकृतिक लघुगणक लेना है, तो ये एंटी लॉग हो गया, एंटी लॉग के बराबर एंटी लॉग इधर ले दिया और ये क्या है, a इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब ये यहां पर एंटी लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। एंटी लॉग की प्रॉपर्टी ए की है, क्या होगा, हमने पढ़ा है लॉग a इंटू बी की प्रॉपर्टी, ये a है ये b है, तो क्या हो जाएगा लॉग a प्लस लॉग b। तो यहां प्रॉपर्टी लगा दो, एंटी लॉग के बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर एंटी लॉग e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस क्या लिख सकते हैं, एंटी लॉग a। ये a है ये b है, चाहे इसको a मान लो इसको b मान लो, एक ही बात है, हमें इस प्रकार से लिखने हैं। आगे चलो, एंटी लॉग के बराबर ये एंटी लॉग है और एंटी लॉग की जो घात के ऊपर जो घात होती है वो आगे आ जाती है, तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस ई ए अपॉन आर टी एंटी लॉग ई प्लस क्या बचा, एंटी लॉग ए। अब एंटी लॉग ई की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है मेरे लाडलो, एंटी लॉग ई की वैल्यू होती है 1, तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, एंटी लॉग के बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इसका मान 1 हो गया, प्लस एंटी लॉग ए। यहां हम लिख सकते हैं कि एंटी लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है। अब क्या करता है, एंटी लॉग को हमें लॉग में कन्वर्ट करना है, और हमने बताया था लॉग और एंटी लॉग के वीडियो में कि एंटी लॉग को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से गुणा किया जाता है। क्या करते हैं कि एंटी लॉग होता है, इसे लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से गुणा किया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इस एंटी लॉग को लॉग में कन्वर्ट करना होगा। देखो बस जहां एंटी लॉग है वहां उसे लॉग में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो गया 2.303 ये लॉग बन गया बराबर माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस ये एंटी लॉग है तो इसे भी लॉग में चेंज कर दो 2.303 और ये लॉग और क्या बन गया ए। बस कुछ नहीं किया है, जहां एंटी लॉग था उसे लॉग में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है, ये 2.303 को हटाना है, यहां पर क्या आएगा, ठीक है। अब हमें इस 2.303 को हटाना है, तो दोनों तरफ 2.303 का भाग लगाने पर, दोनों तरफ 2.303 का भाग लगाने पर, अब भाग लगा दो भाई, भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, इधर भी लगाएंगे तो ये कट जाएगा, लेकिन इसके नीचे क्या आ जाएगा 2.303 आ जाएगा। तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, लॉग के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 ये आर और ये हो गया 1/t, और यहां क्या लिख दिया, इसमें भाग दिया तो ये हट गया और क्या बचा लॉग ए। ये होती है ग्राफीय विधि की समीकरण। क्या हो गया, लॉग के बराबर माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू 1/t प्लस लॉग ए। इस समीकरण पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे ढेर सारे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करने होंगे इस समीकरण पर हमें। अब जो ये समीकरण हमें प्राप्त हुई है,
ये समीकरण हमारी y बराबर mx प्लस c के अनुरूप प्राप्त हुई है। मैं क्या कह रहा हूं, ये जो समीकरण है हमारी, ये y बराबर mx प्लस c के अनुरूप प्राप्त हुई है। और आपको पता होना चाहिए कि y बराबर mx प्लस c का ग्राफ किस प्रकार से बनता है। ये क्या होता है, y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, और ये m क्या होता है, ढाल होता है, प्रवणता होती है, tan थीटा होता है। और ये c क्या होता है, ये c होता है y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। तो आपको क्या लिखना है इसके नीचे कि यह समीकरण y बराबर mx प्लस c के अनुरूप प्राप्त होती है। तो एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, तो एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है। देखो y के स्थान पर हमें लगाना है log के, x के स्थान पर लेना हमें 1/t, ये c के स्थान पर हो गया, और ये m ढाल या प्रवणता हो गई। तो क्या होगा, ये y बराबर mx प्लस c के अनुरूप है, log k और 1/t के मध्य ग्राफ निम्न प्राप्त होता है। देखो किस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा। ये हमने ग्राफ बनाया और यहां ले दिया हमने, ये हो गया log k, और ये हो गया 1/t। अब क्या करना है, किस प्रकार से प्राप्त होगा। ये क्या है, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये y अक्ष है, तो यहां कितना है log a। इस प्रकार से यहां हो गया log a, मतलब यहां से यहां तक जो दूरी है, ये y अक्ष पर अंतःखंड काट रहा है, ये कितना है log a। यहां से यहां तक दूरी, ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है, यहां से यहां तक दूरी कितनी है, log a है। अब ये ढाल क्या है, ढाल प्रवणता ये होती है भाई, ये 1/t के मध्य ग्राफ खींच दिया, ये क्या बचा, पूरा m बचा। अब यदि इस m की प्रवणता प्लस में होती तो ये इधर ग्राफ जाता, पॉजिटिव ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन ये प्रवणता कैसी है, नेगेटिव। तो किस प्रकार से ग्राफ बनेगा, इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो ये क्या हो गया, इसका ढाल प्रवणता एक की बात है, ढाल कितना दिया हुआ है, -EA/2.303 क्या हो गया r। ये होता है इसका ढाल, हम कह सकते हैं प्रवणता, हम कह सकते हैं tan थीटा। तो इस प्रकार से हमें ये ग्राफ प्राप्त होता है। अब इस ग्राफ की सहायता से हमें क्या निकालना है मेरे लाडलो, सक्रियण ऊर्जा निकालनी है। अब जो भी हमें ये ढाल प्राप्त होगा, तो यहां से हम बताओ मेरे को सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं सर जी। देखो किस प्रकार से करनी है, देखो मैं यहीं पर कर देता हूं। इसका मान हमें निकालना है EA का। अब EA का मान निकालने के लिए एक तो माइनस का इधर भाग लगा दो, और ये इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहां से EA बराबर ये, बस EA का मान निकालना है, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये बराबर -2.303 r इंटू क्या हो गया, ढाल। तो यहां से हम किसकी गणना कर सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं, सिंपल सी आरएनए समीकरण था, आरएनए समीकरण का दोनों तरफ एंटीलॉग ले दिया, एंटीलॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, प्रॉपर्टी लगाने के बाद यहाँ एंटीलॉग ई का मान 1 हो गया, एंटीलॉग को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, और हमें ये समीकरण प्राप्त हुई, लॉग के बराबर -2.303 r इंटू 1/t प्लस log के और 1/t के मध्य जैसे ही ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा में ग्राफ प्राप्त होता है, जिसका ढाल नीचे की तरफ होता है, क्योंकि प्रवणता माइनस में होती है। ये log a होता है, ये log k पर अंतःखंड होता है, और ये ढाल होता है, तो ढाल बराबर ये ढाल था, ये प्रवणता थी, तो ढाल कितना हो गया, -EA/2.303 r हो गया। तो यहां से हम EA की गणना कर सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। क्लियर है मेरे लाडलो। तो ये एक विधि थी, ग्राफीय विधि। तो इस ग्राफीय विधि से हमने क्या निकाला, सक्रियण ऊर्जा की हमने गणना कर ली। ठीक है मेरे लाडलो। अब हम दूसरी विधि की ओर चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम दूसरी विधि की ओर चलते हैं, और दूसरी विधि होती है गणितीय विधि होती है। दूसरी विधि का नाम होता है गणितीय विधि। तो हम देखो गणितीय विधि से किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं, किस प्रकार से हम इसकी सहायता से वेग स्थिरांक के मान निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं नंबर 2 पर गणितीय विधि। गणितीय विधि, अब गणितीय विधि में हमें क्या करना होगा, अलग अलग टेम्परेचर लेने होते हैं। ताप ले लिया T1 और T2 ले दिया,
ताप T1 और T2 पर, ताप T1 व T2 पर वेग स्थिरांक हमने क्या मान लिया, K1 व K2 हो गया। यदि ताप T1 है तो वेग स्थिरांक K1 हो गया, यदि ताप T2 है तो वेग स्थिरांक मेरे लाडलो क्या हो गया, K2 हो गया। सिंपल सी बात है। अब हमें ये किसकी सहायता से निकालने हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, आर्यनीय समीकरण की सहायता से हमें ये मान निकालने हैं। तो आर्यनीय समीकरण क्या होती है, आर्यनीय समीकरण T1 ताप पर क्या बन जाएगी, वेग स्थिरांक क्या हो जाएगा, K1। तो आर्यनीय समीकरण क्या होगी, log K1 बराबर माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T प्लस T1 प्लस log A। log A तो ये तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यदि वेग स्थिरांक K1 है तो ताप कितना हो गया, T1 हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आगे बात करते हैं, आगे क्या हो गया, log K2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R और क्या हो गया 1 अपॉन T2 प्लस log A। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। भाई ये T1 ताप पर था, ये T2 ताप पर हो गया। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देते हैं। घटा दो भाई, तो क्या बन गया, एक स्टेप पर चलो, log K2 माइनस log K1 बराबर, इसमें से इसको घटाया है तो घटा दो, क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T2 प्लस log A। इसमें से इसको घटाना है तो क्या बन गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस EA अपॉन 2.303 R और 1 अपॉन क्या हो गया T2 प्लस log A, सॉरी माइनस log A, घटाया तो माइनस log। अब ये प्लस का log A और ये माइनस, कुछ नहीं भाई, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाया, कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। अब क्या है, ये log A माइनस log B है तो हमें किस प्रकार लिख सकते हैं, log A अपॉन B। तो ये क्या बन गया, log K2 अपॉन K1। ठीक है गुरु जी, ये तो बन गया। अब यहां से क्या कॉमन, ये तो कट ही गए दोनों, ये प्लस का था ये माइनस का था। अब यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से EA अपॉन 2.303 इंटू R, ये कॉमन आ गया भाई, ये इसमें भी कॉमन है और ये इसमें भी कॉमन है। तो बचा क्या यहां पर भाई, प्लस का, सॉरी ये T1 है भाई, समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाया तो यहां T2 था, यहां T1 है। तो क्या बचा यहां पर, यहां प्लस का क्या बचा 1 अपॉन T1, क्लियर है, और यहां माइनस का क्या बचा 1 अपॉन T2। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भाई। कुछ नहीं किया, ये T1 ताप पर थी आर्यनीय समीकरण, ये T2 ताप पर थी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दिया, घटाने पर ये इससे कट गया, तो यहां से EA अपॉन 2.303 R यहां से कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद प्लस का 1 अपॉन T1 बचा, माइनस का 1 अपॉन T2 बचा। आगे हम बात करते हैं, आप इसमें लघुत्तम ले सकते हो, तो यहां से क्या बन जाएगा, log K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 और यहां से क्या बन गया, T1 इंटू T2 लघुत्तम ले लिया, तो यहां क्या आ जाएगा T2, यहां क्या आ जाएगा T1, T2 माइनस। ये एक इक्वेशन थी और इस इक्वेशन की सहायता से हम यहां से सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम कब, इस पर भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ढेर सारे, हम करवाएंगे। अब यहां से यदि अलग अलग टेम्परेचर की बात करता है तो आपको इस इक्वेशन का यूज करना है। अगर एक ही टेम्परेचर की बात करता है तो आपको इक्वेशन नंबर ये लेनी है, log K बराबर माइनस E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T प्लस log A के बारे में हमें वो इक्वेशन का यूज करना होगा। तो ये समीकरण था, इस समीकरण से हम, ये हमारी गणितीय विधि थी, इस विधि से हम सक्रिय ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। ठीक है मेरे लाडलो, तो ये हमारा इस प्रकार से था। अगर मान लीजिए इनके मध्य ग्राफ देखा जाए तो ये किस प्रकार से समीकरण बन रहा है, y बराबर mx के अनुरूप बन रहा है। ये y हो गया, ये x हो गया और ये क्या हो गया m हो गया। तो इसका ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होगा,
y बराबर mx क्या होता है, मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका किस प्रकार से प्राप्त होगा, log k2 अपॉन k1 और यहाँ लिया जाए t2 माइनस t1 अपॉन t1 इंटू t2, ये समय लिया जाए यहाँ से, तो इस प्रकार से मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल tan थीटा प्रवणता कितना प्राप्त होगा, EA अपॉन 2.303। क्लियर है? तो ये थी हमारी गणितीय विधि। अब हमने सबसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अब हमने सबसे पहले आर्हेनियस सिद्धांत में आर्हेनियस समीकरण देखा। आर्हेनियस समीकरण की सहायता से हमने सक्रिय ऊर्जा की बात की, और सक्रिय ऊर्जा भी हमने दो विधियों से निकाल ली, एक तो होती है ग्राफीय विधि और एक होती है मेरे लाडलो गणितीय विधि। अब हम सक्रिय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं कि सक्रिय ऊर्जा होती क्या है, किस प्रकार से, क्या इसका रोल होता है। आपने तो केवल सर समीकरण से बताया है, होती क्या है सक्रिय ऊर्जा, तो ध्यानपूर्वक समझते हैं। हम बात करते हैं सक्रिय ऊर्जा, या हम कह सकते हैं आर्हेनियस सिद्धांत के बारे में। आर्हेनियस ने यह सिद्धांत दिया, आर्हेनियस सिद्धांत, कि भाई सिद्धांत क्या है आर्हेनियस का, कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हम किस प्रकार से सक्रिय ऊर्जा को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसको समझने से पहले आपको क्या करना होगा, एक ग्राफ का अध्ययन करना होगा। ग्राफ के बारे में देखो ध्यानपूर्वक। ये हमने एक ग्राफ बना लिया। अब ग्राफ बनाने के लिए यहां हम लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, स्थितिज ऊर्जा, और यहां लिया जाता है अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक, इनके मध्य हम ग्राफ खींचते हैं। अब जैसे ही यहां ग्राफ खींचा जाता है तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। ध्यान से समझने, सब कुछ क्लियर होगा, बस समझते जाओ आप। तो जिस प्रकार से आपको सक्रिय वो आर्हेनियस समीकरण समझ आया है, दो विधि समझ आई है, उस प्रकार से आपको ये भी समझ आएगा क्या सिद्धांत बता रहा है। यहां से ये इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। अब यहां से ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है तो यहां होते हैं अभिकारक, यहां होता है मेरे लाडलो अभिकारक, अभिकारक। एक एक बात को ध्यानपूर्वक समझना है। और इधर जो प्राप्त होंगे हमें, वो प्राप्त होगा उत्पाद। क्लियर है बात? अब होता क्या है, यहां अभिकारक है, तो अभिकारक को उत्पाद में पहुंचने के लिए हमें ये स्लोप पार करना होगा, इस पहाड़ पर चढ़ना होगा, क्योंकि यहां से सीधा हमें कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता नहीं है तो हमें यहां पर इस स्लोप पर चढ़ना होगा, और स्लोप पर चढ़ने के बाद ही हम कहां पहुंच सकते हैं मेरे लाडलो, उत्पाद पर पहुंच सकते हैं। अब इस स्लोप पर कौन चढ़ सकता है, जिसके पास एनर्जी होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? भाई हमें उत्पाद पर पहुंचना है, उत्पाद पर वही पहुंच सकता है जो इस स्लोप पर चढ़ सकता है। अब इस स्लोप पर या इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो जिसके पास इतनी एनर्जी है, यहां से ये अभिकारक की जो ऊर्जा होगी, अभिकारक अणुओं की जो ऊर्जा होगी, तो अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के पास जितनी ऊर्जा यहां पर है चढ़ने के लिए, वो किस में बदल सकता है, उत्पाद में बदल सकता है। जिसके पास इतनी ऊर्जा नहीं है वो उत्पाद में नहीं बदल सकता, क्योंकि यहां पहुंच ही नहीं सकता वो। तो ये जो ऊर्जा होती है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो ये ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। क्या समझ आया आपको? ये जो ऊर्जा अवरोध है, यहां तक चढ़ने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वही क्या कहलाती है मेरे लाडलो, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लीजिए ये कोई अभिकारक है A प्लस बी, और यहां पर ये ए बी प्लस, ये कोई अभिकारक है। अब यहां ये अभिकारक के अणु आपस में टक्कर करते हैं, लड़ते हैं, और कहां पहुंचते हैं भाई, जो भी सक्रिय अणु होंगे वो कहां पहुंचेंगे, इस यहां पर पहुंचेंगे। तो यहां पर पहुंचने के बाद संक्रमण अवस्था आती है, यहां आती है मेरे लाडलो संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था में क्या होता है, अभिकारकों के बंध टूटते हैं और उत्पाद के बंध बनते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब इस प्रकार से होगा।
ये AB के मध्य बंध टूटता हुआ जा रहा है और ये BC के मध्य बंध बनता हुआ जा रहा है, और यहां पर बन जाता है आपका क्या बन गया, A प्लस BC बन गया। ये उत्पाद हमें प्राप्त हो गया। तो हमने इससे क्या क्या निर्देश सीखे, सुनना ध्यान से। और यहां जो इस प्रकार से प्राप्त होता है, ये होता है डेल्टा H, और डेल्टा H होता है एंथैल्पी। समझाऊंगा क्या है। तो हम एक एक पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखते हैं, आप साथ साथ लिख भी सकते हो। सबसे पहली बात यह है कि जो अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं लेते हैं, केवल सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं ले सकते, केवल सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेते हैं, क्योंकि जो सक्रिय अणु है वही इस ऊर्जा अवरोध को पार करके कहां पहुंच सकता है, उत्पाद में पहुंच सकता है। तो क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं, सभी अणु भाग नहीं लेते। तो कौन भाग लेता है, केवल सक्रिय अणु भाग लेता है। कौन भाग लेता है, केवल सक्रिय अणु ही भाग लेता है। ठीक है गुरुजी, ये तो आपकी बात मान ली, केवल अभिकारक में सभी अणु भाग नहीं लेते, केवल सक्रिय अणु ही अभिक्रिया में भाग लेता है। अब ये सक्रिय अणु क्या होते हैं, ये जो सक्रिय अणु होते हैं, ये जो सामान्य अणु होते हैं उनसे कुछ अधिक ऊर्जा के होते हैं। ये जो सक्रिय अणु होते हैं ये सामान्य अणुओं से कुछ अधिक ऊर्जा के होते हैं, तभी तो इस ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं। इन सक्रिय अणुओं के पास अधिक एनर्जी होती है, तभी तो ये इस पहाड़ पर चढ़कर उत्पाद में पहुंच जाते हैं। तो जो सक्रिय अणु होते हैं वो कुछ अधिक ऊर्जा के होते हैं, और ये अधिक ऊर्जा ही मेरे लाडलो क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि भाई जो सक्रिय अणु होते हैं वो सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ अधिक ऊर्जा के होते हैं, और अधिक ऊर्जा होती है तभी इस ऊर्जा अवरोध को पार कर जाते हैं। तो ये अधिक ऊर्जा ही क्या कहलाती है, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। तो यहां आप इसकी परिभाषा दे सकते हो, क्या दे सकते हो, कि अभिकारक के अणु, सक्रिय अणु, जो सक्रिय अणु होते हैं वो अभिकारक के अणुओं से कुछ अधिक ऊर्जा के होते हैं, और ये अधिक ऊर्जा ही क्या कहलाती है मेरे लाडलो, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। यह हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी ये क्या कहलाएगी, सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। अब क्या होता है, ठीक है गुरुजी मान लिया सक्रिय ऊर्जा हमें समझ आ गई कि जो इस ऊर्जा अवरोध को पार करेगा, जिसके पास इतनी एनर्जी है, वही क्या कहलाएगा, सक्रिय ऊर्जा कहलाएगी। अब मान लीजिए जिन अणुओं के पास सक्रिय अणु नहीं है, जो अणु मान लीजिए यहां सक्रिय अणु नहीं है, वो इस ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये अणु होते हैं ये आपस में टक्कर करते हैं, और जब भी अणु आपस में टक्कर करते हैं तो इनको एनर्जी प्रदान होती है। जब भी ये आपस में टक्कर करेंगे तो टक्कर करने से एनर्जी प्राप्त होगी, एनर्जी प्राप्त होगी तो इस अवरोध को पार करके वो कहां पहुंच जाएंगे मेरे लाडलो, उत्पाद में पहुंच जाते हैं। तो सक्रिय अणु क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं। सक्रिय अणु आपस में क्या करते हैं, आपस में टक्कर करते हैं, और टक्कर करने के बाद इनको क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। एनर्जी कितनी प्राप्त होती है, इसके एनर्जी सक्रिय ऊर्जा के बराबर प्राप्त होती है, तब जाके ये उत्पाद में बदल जाते हैं। अब क्या होता है, कोई अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया की जो सांद्रता जितनी अधिक होगी, यहां कंसंट्रेशन जितनी अधिक लेंगे तो यहां अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। क्या होता है, अभी सांद्रता अधिक होगी तो वेग भी क्या होगा, अभिक्रिया का अधिक होता है। अब कहा जाता है कि भाई ताप बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है वो, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जो अभिकारक के अणु हैं वो क्या करते हैं, गति बढ़ती है उनको एनर्जी मिलती है। जो हमारी हीट दिया है हमने, तो हीट से उनको एनर्जी मिलती है, तो उनकी गति अणुओं की तेज हो जाती है। अब जैसे ही उनकी गति तेज हो जाती है तो उनकी टक्करों की संख्या भी ज्यादा हो जाती है, आपस में टक्कर करने लगते हैं, और जितनी अधिक टक्कर होगी मेरे लाडलो उतनी उनको एनर्जी प्राप्त होगी, तब जाके इस ऊर्जा अवरोध को अधिक अणु पार करते हैं। इसलिए ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग सामान्यतः बढ़ जाता है। अब यहां पर एक ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा है देहली ऊर्जा। सर ये क्या है, ये होती है मेरे लाडलो, कोई भी अभिक्रिया है तो अभिक्रिया की जो ऊर्जा होगी,
जो अभिक्रिया की ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? दहली ऊर्जा कहलाएगी। किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा, किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा ही क्या कहलाता है भाई? दहली ऊर्जा कहलाता है। अब क्या होता है, यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है कि भाई यहां ये टोटल जो एनर्जी है ये दहली ऊर्जा कहलाएगी। और ये टोटल एनर्जी किस किस के बराबर है? सक्रिय ऊर्जा के बराबर और अभिकारक अणुओं की ऊर्जा के बराबर होती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा बराबर क्या लिख सकते हैं? सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा प्लस अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनती है? दहली ऊर्जा। क्योंकि दहली ऊर्जा क्या होती है? किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा ही, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितनी एनर्जी उस अभिक्रिया के लिए चाहिए, वो क्या कहलाती है मेरे लाडलो? दहली ऊर्जा कहलाती है। और ये दहली ऊर्जा किस किस से मिलकर बन रही है? सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक जो अणु है इनकी ऊर्जा को मिलाकर किसका निर्माण हो रहा है मेरे भाई? दहली ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो यहां से मैं सक्रिय ऊर्जा का मान निकाल सकता हूं कि बिल्कुल निकाल सकते हो सर जी। क्या हो जाएगा यहां से? सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा बराबर क्या होगा? आप इसको उठाकर इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा? दहली ऊर्जा माइनस अभिकारक अणुओं की ऊर्जा। तो ये कहलाता है हमारा सक्रिय ऊर्जा। यहां से भी हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा? सिद्धांत हमारा देखो एक एक पॉइंट कि अभिक्रिया में सभी अणु भाग नहीं ले सकते, केवल सक्रिय अणु ही भाग लेते हैं। ये सक्रिय अणु सामान्य अणुओं की तुलना में कुछ अधिक ऊर्जा के होते हैं। ये अधिक ऊर्जा ही क्या कहलाती है? सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। आगे यदि सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। ताप बढ़ाएंगे तो टक्कर अधिक होगी, टक्कर अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। और जो अणु सक्रिय नहीं होते हैं वो आपस में टक्कर करते हैं, टक्कर करने से एनर्जी प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करने के लिए इस अवरोध को पार करके उत्पाद में बदल जाते हैं। और ये दहली ऊर्जा होती है। दहली ऊर्जा होती है किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। और दहली ऊर्जा सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक के अणु हैं जिनकी ऊर्जा को मिलाकर दहली ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यहां से हम सक्रिय ऊर्जा की गणना निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आया होगा। दोस्तों यदि ये आपको वीडियो समझ आया है, पसंद आया है, तो प्लीज इसको शेयर करें जिससे आपके दोस्त हैं वो उनको फायदा हो सके। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।